दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बोनियो प्रेमियर गल्पों का सीजन 2 और यकीन मानिए दिमाग ना फट जाए तो कहना। एक पागल खाने में अचानक डॉक्टर और नर्स की बेरहमी से हत्या हो जाती है। पुलिस का शक सीधे मिनी पर जाता है क्योंकि उसने पहले भी 2 खून किए थे जो हमने सीजन 1 में देखा था, और अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पागल खाने में हर लड़की का अतीत इतना भयानक था कि वो खुद पागल हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस असली हत्यारे को पकड़ पाएगी, क्योंकि इस बार कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो आपके दिमाग को झकझोर देगा, और क्लाइमेक्स तो 100% माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की ये हिला देने वाली कहानी। तो सीजन 1 में हमने देखा था कि मिनी ने सुब्रतो को जॉय के हत्या के केस में फंसाकर जेल भेज दिया था। तो सीजन 2 की कहानी सीजन 1 की घटना के 2 साल बाद से शुरू होती है। हम सीरीज की शुरुआत में देखते हैं कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है। देखकर लग रहा था कि वो किसी से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी हम अंधेरे में एक लड़की को हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर आते हुए देखते हैं। उस लड़की ने उस आदमी के दोनों पैर काट दिए थे। फिर लड़की ने उस आदमी को कुल्हाड़ी से बार बार मारकर खत्म कर दिया, और हम वहाँ मिनी को खिड़की पर बैठे एक कविता बोलते हुए सुनते हैं। इसके बाद हम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कनिष्क को देखते हैं। वो गाड़ी से एक मेंटल हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। रास्ते में वो एक चाय की दुकान पर चाय पीने उतरता है। यहाँ कनिष्क अपने पास एक आदमी को अखबार पढ़ते हुए देखता है, और उसकी नजर उस अखबार की एक खबर पर पड़ती है जिसमें लिखा था, मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गौतम बसु की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि सीरीज की शुरुआत में जिसकी हत्या हमने देखी थी वही डॉक्टर गौतम बसु थे, पर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें मारा गया, ये शायद हमें धीरे धीरे पता चलेगा। अब कनिष्क उसी पागल खाने जा रहा था जहाँ डॉक्टर बसु की हत्या हुई थी। इसके बाद हम एक लड़की को एक लड़के के साथ छत पर टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। फिर सीन बदलता है और उस लड़की को उस पागल खाने के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया जाता है कि उस लड़की का कोई पास्ट हो जिसके कारण वो इस मेंटल हॉस्पिटल में है। इस लड़की का नाम अदिति है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस डॉक्टर बसु के हत्या के मामले में बात करने आई थी। इंस्पेक्टर बीना अदिति से पूछती है कि उसने कल डॉक्टर बसु की बॉडी को कब देखा था। अदिति बताती है कि डॉक्टर बसु हाफते हाफते उसके पास आए थे क्योंकि उन्हें एक शादी में जाना था। इसके बाद डॉक्टर बसु उसकी नस को चेक करके कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, जितना ज्यादा मन खराब करोगी उतना ही ज्यादा बुखार आएगा। ये कहकर वो अदिति के सीने पर हाथ लगाते हैं, और तभी वहाँ छंदा कांच का एक टुकड़ा लेकर डॉक्टर बसु को मारने आती है और कहती है कि डॉक्टर बसु ने उसे उस आदमी के पास क्यों भेजा था। उस आदमी ने उसे बहुत दर्द दिया। अब नर्स उनकी देखभाल करने वाले केयरटेकर जहांगीर को बुलाती है। डॉक्टर बसु छंदा से कहते हैं कि वो कमरे में ही थे, उन्हें कहीं नहीं भेजा गया। ये कहकर वो छंदा को पकड़ने जाते हैं, और छंदा के हाथ में मौजूद कांच के टुकड़े से डॉक्टर बसु के हाथ पर कट लग जाता है। तभी छंदा वहाँ से भाग जाती है, और अदिति अपने सीने पर हाथ रखकर मन ही मन हंसती रहती है। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर बीना साथी से पूछती है कि क्या वो कल रात ड्यूटी पर थी। साथी हाँ कहती है। बीना तब साथी को लेकर कमरे से बाहर आती है और अपने असिस्टेंट कांस्टेबल विजय को फॉरेंसिक टीम के आने का पता लगाने के लिए भेज देती है। इसके बाद बीना साथी से पूछती है कि क्या डॉक्टर बसु सबका सीना दबाकर चेक करते थे। साथी कहती है कि नहीं, दरअसल अदिति बहुत ही वायलेंट मरीज है और इसीलिए उसके हाथ पर बैंडेज बंधी है। जो लोग हिंसक होते हैं हम उनके हाथों पर ऐसी ही पट्टी बांधते हैं ताकि उन्हें बांधने में आसानी हो, और कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अदिति को बहुत बुखार था और उसका सिर भी बहुत गर्म था। डॉक्टर बसु बहुत ही जल्दी में अदिति के पास आए थे, और आते ही उन्होंने उसे अदिति का टेम्परेचर चेक करने के लिए कहा। तब अदिति ने डॉक्टर बसु का हाथ झटक दिया और बिस्तर पर झटपटाने लगी, इसलिए उसने जहांगीर को बुलाया, और तभी अदिति के पैर से लगकर डॉक्टर बसु जमीन पर गिर गए और उनके हाथ में चोट लग गई। ये सुनकर बीना साथी से पूछती है कि क्या डॉक्टर बसु किसी मीटिंग में जा रहे थे। साथी कहती है कि मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन वो सारी मीटिंग अटेंड करते थे। दरअसल डॉक्टर बसु बहुत अच्छे इंसान थे। ये सुनकर बीना कहती है कि अच्छे लोग ही जल्दी मर जाते हैं, और डॉक्टर बसु के उनकी पत्नी के साथ कैसे संबंध थे। साथी कहती है अच्छे थे, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बीना पूछती है क्या उन्होंने तुम्हें बुलाकर कहा था कि साथी मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। साथी कहती है कि नहीं, देखकर तो पता चलता है ना। तब बीना कहती है कि अच्छा, तो मैं किससे कितना प्यार करती हूँ जरा देखकर बताओ तो। साथी तब घबराकर कहती है मैडम मुझे माफ कर दो, सर का मर्डर, उसके बाद पुलिस, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। तब विजय जहांगीर को बीना के पास लाता है और ये भी बताता है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लोग आ गए हैं। बीना तब जहांगीर से बात करने जाती है और इधर साथी रो रही थी।
इसलिए विजय उसे अपना रुमाल देकर कहता है, आंसू पोंछ लीजिए। बीना जहांगीर से पूछती है कि डॉक्टर बसु ने मरने से पहले कई बार जहांगीर जहांगीर कहकर पुकारा था, सबने सुना था, क्या तुमने सुना था? जहांगीर कहता है, मैं तो टॉयलेट में था। तब बीना कहती है, टॉयलेट से आ रहा हूँ सर, ऐसा कहकर जवाब क्यों नहीं दिया? जहांगीर कहता है, असल में टॉयलेट बहुत ही दूर है। और इसी समय बीना जहांगीर के हाथ में एक महंगी घड़ी देखती है और ये देखकर वो कहती है कि टॉयलेट में तुम घड़ी पहनकर जाते हो या उतारकर? ये सवाल सुनकर जहांगीर घबरा जाता है। इसके बाद हम कनिष्क को उसकी भांजी के साथ एक खेल खेलते हुए देखते हैं। उसकी भांजी उससे कहती है कि मामा एक बार हिप्नोटाइज करोगे प्लीज? कनिष्क कहता है, बिल्कुल नहीं। उसकी भांजी तब उसे जोर देने लगती है पर कनिष्क उसे हिप्नोटाइज नहीं करता। तभी गाड़ी में एक झटका लगने से कनिष्क उठकर बैठ जाता है और ड्राइवर को गाड़ी धीरे चलाने को कहता है। दरअसल वो सब पुरानी बातें सोच रहा था। यहाँ आने से पहले कनिष्क की माँ ने भी उसे इस पागल खाने जाने से मना किया था। उसकी माँ ने कहा था कि डॉक्टर बसु की कितनी बेरहमी से हत्या हुई है, इसलिए तू वहाँ मत जा। लेकिन फिर भी कनिष्क ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। इधर फॉरेंसिक टीम अपना काम शुरू करती है। बीना उनसे पूछती है कि वो इस डेड बॉडी को देखकर क्या समझ रहे हैं। तब फॉरेंसिक का हेड कहता है कि वो 3 दिन में उसे फाइनल रिपोर्ट दे देगा और इंटरनल रिपोर्ट आज रात ही भेज देगा। इसके बाद वो पूछता है कि क्या कुछ खास चाहिए? बीना कहती है, हाँ, शरीर पर कांच से लगे चोट के निशान है या नहीं, ये शुरुआती रिपोर्ट में ही चाहिए। और पूछती है कि देखकर क्या लगता है, डॉक्टर को किससे मारा गया है? फॉरेंसिक टीम का बंदा कहता है, कुल्हाड़ी से मारा गया है। इसके बाद हम डॉक्टर बसु की पत्नी को देखते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही दहशत में हैं। उनके दरवाजे की घंटी बजती है, वो दरवाजा नहीं खोलती। तभी उन्हें कोई फोन करता है और कहता है, इतना रोने धोने से तो आप बीमार पड़ जाएंगी, काम कैसे करेंगी? डॉक्टर बसु की पत्नी कहती है, मुझे जाने दो प्लीज, मेरे पति मारे गए हैं। तब वो आदमी कहता है कि वहाँ जाकर अगर आपने सब पुलिस को बता दिया तो? डॉक्टर बसु की पत्नी कहती है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। वो आदमी कहता है, देखकर क्या होगा, अब काम की बात सुनो। कल रात एक फ्रेश प्रोडक्ट चाहिए और आप उसका इंतजाम करेंगी, जैसा कि आपके पति किया करते थे। ये सुनकर डॉक्टर बसु की पत्नी कहती है, मैं नहीं कर पाऊंगी, सच कह रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो आदमी कहता है, करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो तुम्हारे पति की हत्या के इल्जाम में तुम्हें जेल भेज दूंगा। और आज पागल खाने में एक नया डॉक्टर शामिल हो रहा है, उसे सारा काम समझा देना और अगली बार फोन करूं तो फौरन उठाना, नहीं तो जिसे बाहर खड़ा करके रखा है वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। और ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि उस आदमी ने डॉक्टर बसु की पत्नी की निगरानी के लिए अपने किसी आदमी को उनके घर के बाहर खड़ा रखा है। वो आदमी इतना कहकर फोन रख देता है और डॉक्टर बसु की पत्नी को कनिष्क की तस्वीर भेज देता है। इसके बाद हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ कनिष्क की दीदी उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कह रही थी और इस पागल खाने जाने से मना कर रही थी। तब कनिष्क कहता है कि हिप्नोटाइज एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसलिए अगर वो उस पागल खाने में जाता है तो उसे अपना पेपर पूरा करने के लिए टाइम और सब्जेक्ट दोनों मिल जाएंगे, इसलिए उसे वहाँ जाना ही होगा और 1 साल देखते ही देखते गुजर जाएगा। दरअसल कनिष्क ने 1 साल के लिए उस पागल खाने को ज्वाइन किया था ताकि वो अपनी हिप्नोटिज्म पर स्टडी पूरी कर सके। अब सीन फिर से वर्तमान में लौट आता है और कनिष्क ये सब सोचते सोचते उस पागल खाने पहुंच जाता है। कनिष्क के वहां पहुंचने पर साथी उसे उस पागल खाने के अंदर ले जाती है और कनिष्क उसे बताता है कि वो डॉक्टर बसु के मामले की केस स्टडी से अपना काम शुरू करेगा। इसके बाद रात को जब कनिष्क सोया हुआ था तो उसे लगता है कि उसके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसलिए वो जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि अदिति उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी है। अदिति कनिष्क से कहती है कि वो जानती है कि डॉक्टर बसु को किसने मारा है। कनिष्क उससे पूछता है कि क्या उसने ये बात पुलिस को बताई है। अदिति गर्दन हिलाकर ना कहती है। अदिति ये भी कहती है कि बताऊंगी तो वो तुम्हें कैसे मारेगा, तुम बाहर आओ, वो तुम्हें मारने आया है। तब कनिष्क उसके साथ बाहर निकलता है और हम वहाँ मिनी को खड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद सुबह हम मिनी को रूमकी के साथ बात करते हुए देखते हैं। यहाँ आपको बता दें कि पिछले सीजन में हमने मिनी को रूमकी यानी कनाई की प्रेमिका जिसे गौरव प्यार करता था और शफीक की भाभी की जगह इमेजिन करते देखा था। वो रूमकी यानी कनाई की प्रेमिका की कल्पना करती थी क्योंकि उसने कनाई, गौरव और शफीक में से कनाई की प्रेमिका रूमकी को जेल में देखा था। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। रूमकी मिनी से पूछती है, कल रात मुझसे मिलने क्यों आई? मिनी कहती है कि कल रात जब पुलिस आई तो तू कहाँ थी? रूमकी कहती है, जहाँ रहती हूँ, स्टोर रूम में। मिनी कहती है, अगर पुलिस सब जान गई तो क्या होगा? रूमकी कहती है कि सुन, सब जानते हैं कि बीना एक रिश्वतखोर करप्ट ऑफिसर है। वो जानना चाहती भी नहीं और ना ही जान पाएगी, और कल रात जो हुआ वो अच्छा हुआ। रूमकी मिनी से पूछती है, वो गंदा डॉक्टर मर गया,
क्या इसीलिए तुझे दुख हो रहा है? तब मिनी कहती है, अगर ये नया डॉक्टर भी ऐसा ही हुआ तो? ये सुनकर रूम की उससे पूछती है, तुझे नया डॉक्टर कैसा लगता है? मिनी कहती है, इंटरेस्टिंग और बहुत हैंडसम। इसके बाद मिनी वहाँ से उठकर चली जाती है और हम रूम की जगह को खाली देखते हैं। मतलब रूम की वहाँ नहीं थी, वो सिर्फ रूम की कल्पना कर रही थी। इसके बाद कनिष्क अपना काम शुरू करता है और सभी मरीजों से बात करता है। वहीं पर कनिष्क एक लड़की को एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ देखता है। साथ ही बताती है कि उसका नाम झरना है और वो बिल्कुल बात नहीं करती। इसके बाद वहाँ के टीवी पर हम डॉक्टर की खबर चलते हुए देखते हैं। अदिति धीरे धीरे टीवी के सामने जाकर बैठ जाती है और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। अदिति टीवी उठाकर एक आदमी के सिर पर मारती है। वो आदमी वहीं पर मर जाता है। सीन फिर से वर्तमान में लौट आता है। अदिति पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। सब मिलकर भी उसे पकड़कर रोक नहीं पा रहे थे। तब साथी कहती है कि इसे पकड़कर बांधना पड़ेगा, लेकिन कनिष्क अदिति से बात करके उसे शांत कर देता है। तब जहांगीर आकर कनिष्क को बताता है कि उससे बात करने पुलिस आई है, इसलिए कनिष्क बीना से बात करने जाता है। वहाँ मिनी भी थी। बीना मिनी से कहती है कि कितने दिन पागल बने रहने का इरादा है। ये सुनकर कनिष्क कहता है कि मैं सवाल का मतलब नहीं समझा। बीना कहती है कि सवाल नहीं समझे तो छोड़ दो, वैसे भी सवाल आपसे नहीं पूछा है। कनिष्क कहता है, आप कृपया मिनी से तमीज से बात करें। तब बीना मिनी से पूछती है कि आधी रात को वो स्टोर रूम के चारों ओर क्यों घूमती है। मिनी कहती है, रात को उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो टहलती है। बीना पूछती है, जब डॉक्टर बसु मर रहे थे तब टहलते हुए उसने क्या देखा? मिनी कहती है, वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, तब उसने डॉक्टर बसु और साथी को बात करते हुए देखा और डॉक्टर बसु ने साथी को गले लगाया हुआ था। ये सुनकर बीना कहती है कि उसने लगभग सभी से पता कर लिया है कि 15 तारीख की रात को डॉक्टर बसु बहुत ही जल्दी में थे, तो इतनी जल्दी में उन्हें ये सब करने का समय कैसे मिला? मिनी कहती है, हो सकता है कि वो लोग सही कह रहे हों और उससे ही गलती हो गई हो। शायद उसने उन्हें 14 तारीख को देखा था। ये सुनकर बीना गुस्सा होकर कहती है, 14 तारीख को साथी नाइट ड्यूटी पर नहीं थी। मिनी कहती है कि उसे सब गड़बड़ लग रहा है। बीना कहती है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, एक रात थाने में रही तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर कनिष्क बीना से कहता है, आप एक मरीज से इस तरह बात नहीं कर सकती। बीना कहती है, मैं एक क्रिमिनल से बात कर रही हूँ जिसने 2 खून करके एक पुलिस ऑफिसर को फंसाया और अब पागल बनकर पागल खाने में टहलती फिरती है। ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि सब जान गए थे कि सुब्रतो ने कुछ नहीं किया, मिनी ने खून करके उसे फंसाया था। अब कनिष्क गुस्सा हो जाता है और बीना को अपने मरीज से इस तरह बात करने से रोकता है। बीना तब गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को कनिष्क आकर साथी से पूछता है कि उसने झरना को कमरे में नहीं देखा, तो वो कहाँ है? साथी कहती है कि वो बाथरूम में है, वो अभी उसके पास जा रही है। इसके बाद कनिष्क अपने कमरे में घुसते समय स्टोर रूम के अंदर से बात करने की आवाज सुनता है। वो जाकर देखता है कि मिनी वहाँ खड़ी है। वो मिनी से पूछता है कि इतनी रात को मिनी यहाँ क्या कर रही है? मिनी कहती है कि वो अपनी दोस्त रूमकी से बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर जहांगीर झरना को चुपके से कहीं पर ले जा रहा था। इसके बाद देर रात को कनिष्क एक गाना चलाकर नहाने लगता है और तभी हम झरना को खून से सने हाल में कनिष्क के कमरे के पास से गुजरते हुए देखते हैं। इसके बाद सुबह बीना डॉक्टर बसु के घर जाती है और देखती है कि उनके घर का दरवाजा खुला है। वो घर के अंदर जाकर डॉक्टर बसु की पत्नी की डेड बॉडी देखते हैं और दूसरी तरफ मिनी की बहन मैक्स उससे पागल खाने में मिलने आती है। मिनी मैक्स को देखकर बहुत खुश होती है। मैक्स मिनी से पूछती है कि वो अब कैसी है। मिनी कहती है कि अब पहले से बहुत ही अच्छी। इसके बाद मिनी मैक्स को अपनी दोस्त रूमकी से मिलवाने स्टोर रूम में ले जाती है, लेकिन मैक्स रूमकी को नहीं देख पाती। मैक्स मिनी से कहती है कि वहाँ कोई नहीं है, मिनी उसकी कल्पना कर रही है। मिनी कहती है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? तब रूमकी मिनी से कहती है, देखा, तेरे अलावा कोई मुझे देखना नहीं चाहता। मिनी रूमकी से कहती है, तू बाहर चल, सब तुझे देख पाएंगे। मैक्स मिनी से फिर कहती है कि यहाँ कोई नहीं है। मैक्स अपनी दीदी को इस तरह से नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर बैठकर रो रही थी तब वो कनिष्क को देखती है और पूछती है कि इस ट्रीटमेंट का क्या फायदा हो रहा है। उसकी दीदी अभी भी रूमकी को इमेजिन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स के मिस्टर शान्याल थाने में जाकर बीना के बॉस के पास बीना के नाम की कंप्लेंट करते हैं। दरअसल बीना ने पागल खाने में जाकर मिनी के साथ जो बुरा व्यवहार किया था वो कनिष्क ने उन्हें बताया था। तब बीना का बॉस कहता है कि बीना एक सक्षम ऑफिसर है और वही हत्यारे को पकड़ पाएगी, वो अब से ऐसा नहीं करेगी। इधर कनिष्क मैक्स से कहता है कि वो उसकी ही गलती है। उसने सोचा था कि मिनी डॉक्टर बसु की दवाइयों से ठीक हो रही है, इसलिए वो दूसरे मरीजों को देख रहा था।
हालांकि मैंने भी उसे स्टोर रूम में देखा था। दरअसल उस रात जब मिनी ने कनिष्क से कहा था कि वो अपनी दोस्त रूमकी से बात कर रही है, तब कनिष्क रूमकी को देखने गया था, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया और वो समझ गया था कि मिनी रूमकी की कल्पना कर रही है। लेकिन कनिष्क मैक्स से कहता है कि वो जल्दी ही मिनी को ठीक कर देगा। इसके बाद कनिष्क झरना को देखने जाता है और देखता है कि झरना बीमार है। तब वो साथी को बुलाकर कहता है कि झरना बीमार है, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, और आज सुबह तुमने कहा था कि झरना बिल्कुल ठीक है, सो रही है, क्या आपको इसे देखकर ठीक लग रहा है? तब साथी को समझ में नहीं आता कि अब क्या कहे। अब यहाँ देखकर लग रहा था कि साथी कुछ छुपा रही है। अब खुद को संभाल कर साथी कहती है, ये नॉर्मल है, दरअसल झरना को PCOS है, इसलिए वो ऐसी ही रहती है। ये सुनकर कनिष्क कहता है, बकवास बंद करो और अभी अस्पताल का बेड अरेंज करो और लाइफलाइन को फोन करके अभी आने को कहो। मुझे अभी के अभी कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स चाहिए। ये सुनकर साथी का चेहरा उतर जाता है। इसके बाद टेस्ट के सैंपल्स लेने के लिए लाइफलाइन से आदमी आता है। कनिष्क उससे कहता है, मुझे एक चीज का शक है, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? वो आदमी कहता है, मिसकरेज, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, फिर भी एक बार जांच करके आपको कंफर्म करता हूँ। कनिष्क कहता है, ठीक है। अब उस आदमी के चले जाने के बाद कनिष्क बीना को फोन करके झरना के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि वो साथी पर शक कर रहा है क्योंकि वो इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। उस समय बीना डॉक्टर बसु की पत्नी की डेड बॉडी के सामने बैठी थी। बीना तभी विजय को कहती है कि कल की छापेमारी यानी रेड का इस मामले से कोई ना कोई संबंध है और वो पागलखाने की नर्स साथी जिसे विजय ने अपना रुमाल दिया था उसे ट्रैक करने को कहती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां जहांगीर उस रात झरना को एक आदमी के पास ले जाता है। जहांगीर के साथ एक और लड़का था। वो आदमी जहांगीर से कहता है कि लड़की को नहलाकर लाए हो ना, इससे पहले जिसे लाए थे उसके शरीर से वोडका की बदबू आ रही थी। जहांगीर कहता है, नहलाकर ही लाया हूँ। और ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि डॉक्टर बसु, साथी और जहांगीर उस पागलखाने की लड़कियों से यौन व्यापार करवाते थे। दूसरी ओर बीना को खबर मिलती है कि एक होटल में कुछ इल्लीगल एक्टिविटी चल रही है और इधर वो आदमी जहांगीर और उस लड़के को कमरे से निकालकर बाहर इंतजार करने को कहता है। वो लड़का बाहर खड़े खड़े जहांगीर के हाथ में वो घड़ी देखता है और कहता है कि कितने लेगा, बोल, घड़ी मुझे चाहिए। जहांगीर कहता है 2000 रुपए। तब वो लड़का पैसे देकर घड़ी ले लेता है। इसके बाद बीना उस होटल पर छापा मारती है। तब तक जहांगीर झरना को लेकर वहां से जा चुका था, लेकिन वो लड़का वहीं पर था। बीना उस लड़के के हाथ में जहांगीर की घड़ी देखती है और पूछती है कि कितने बजे हैं। वो लड़का तब घड़ी देखने जाता है और समझ जाता है कि उसने जहांगीर से घड़ी लेकर गलती कर दी है। और इधर जहांगीर झरना को लेकर पागलखाने वापस आता है। साथी बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। जहांगीर गाड़ी से उतरते ही कहता है, ऐसी प्रेग्नेंट माल भेजी है, गाड़ी की सीट पूरी खून से भर गई है। साथी कहती है, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तब साथी झरना को गाड़ी से उतारती है और उसे बाथरूम में जाने को कहती है ताकि वो उसे नहला सके। झरना तब धीरे धीरे पागल खाने में चली जाती है। तभी कनिष्क गाना सुनते हुए नहा रहा था। इसके बाद साथी के झरना को लेकर चले जाने के बाद जहांगीर जमीन से खून के धब्बे मिटा देता है और हम पागल खाने के बाहर मिनी को देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में लौट आता है। रात को जब कनिष्क पढ़ रहा था तो वो ध्यान देता है कि उसके पीछे कोई बैठा है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि अदिति बैठी है। अब वो अदिति के सामने जाकर बैठ जाता है। तब अदिति कहती है, मैं घुटने टेककर इस तरह जमीन पर बैठती हूँ तो एक आदमी मर जाता है। इसके बाद सुबह हम मिनी को सड़क पर घूमते हुए देखते हैं। वो सड़क पर रूमकी को ढूंढने निकली थी। दूसरी तरफ बीना डॉक्टर बसु के नौकर से पूछती है कि डॉक्टर बसु की पत्नी को क्या हुआ था। नौकर बताता है कि उसने एक दिन डॉक्टर बसु और उनकी पत्नी को झगड़ा करते हुए देखा था। उस दिन डॉक्टर बसु बहुत सारे पैसे लेकर आए थे। ये देखकर उनकी पत्नी ने कहा था कि वो ये पैसा नहीं रखेंगी, ये पाप का पैसा है। लेकिन डॉक्टर बसु वो पैसा अपने पास रखना चाहते थे और तब से डॉक्टर बसु की पत्नी हमेशा मारूंगी मारूंगी कहा करती थी। बीना को ये भी पता चलता है कि श्रीमती बसु से आखिरी बार नया डॉक्टर यानी कनिष्क मिलने आया था। इधर कनिष्क को पता चलता है कि मिनी पागल खाने में नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलता है और तभी वहाँ बीना आ जाती है। कनिष्क बीना से कहता है कि मिनी गायब है, इसलिए उसे अभी ढूंढने जाना होगा। बीना कहती है कि मिनी को बाद में भी ढूंढ लेंगे, आप मेरे साथ अभी थाने चलिए। तब तक विजय जहांगीर को पकड़कर पागल खाने से ले आया होता है। थाने में आकर बीना कनिष्क से पूछती है कि वो डॉक्टर बसु की पत्नी के पास क्या करने गया था। कनिष्क कहता है कि डॉक्टर बसु की पत्नी ने ही उसे बुलाया था, इसलिए वो वहाँ गया था। श्रीमती बसु को देखकर लग रहा था कि वो बहुत डर में है
उन्होंने कनिष्क से कहा था कि जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। कनिष्क को थोड़ा शक हुआ था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर बीना कहती है, मैं आपको एक वार्निंग दे सकती हूँ। आपके पागल खाने में जो 3 हत्यारे हैं वो बहुत डेंजरस हैं। कनिष्क कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मिनी ठीक है? उसे जो बीमारी है वो तो कोर्ट में भी साबित हो चुकी है। बीना कहती है, कितने अपराधी सिर्फ जेल से भागने के लिए ऐसी बीमारियों का ढोंग करके पागल खाने में बैठे रहते हैं। क्या आप ये जानते हैं? कनिष्क कहता है, ऐसे कितने निर्दोष लोग अकारण जेल में बैठे हैं, ये भी यकीनन आप जानती होंगी। दूसरी तरफ पागल खाने में एक लड़की अदिति को अपनी कागज की बनी अंगूठी दिखाती है। अदिति पूछती है, ये किसने बनाई? वो लड़की कहती है, ये नए डॉक्टर ने बनाई है। ये सुनकर अदिति को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी उंगली तोड़ देती है। अब लड़की को दर्द से झटपटाते देखकर वो हंसने लगती है। इधर पुलिस मिनी को ढूंढकर ले आती है। फिर कनिष्क और मिनी एक साथ पागल खाने वापस आते हैं और अदिति उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद रात को कनिष्क झरना को हिप्नोटाइज करके उसके साथ क्या हुआ था ये जानने की कोशिश करता है। झरना तब आंखें बंद करके अपनी पुरानी यादें याद करने की कोशिश करती है और हम पास्ट में वापस चले जाते हैं। झरना बच्चों को संभालने यानी बेबी सिटिंग के काम के लिए एक आदमी के घर जाती है। झरना उन्हें दादा और भाभी कहकर पुकारती है। एक दिन झरना टीवी पर एक नई खाने की रेसिपी देखती है और अपनी भाभी से एक प्रेशर कुकर खरीद कर लाने को कहती है। उसकी भाभी तब अपने काम में बिजी थी, इसलिए उसकी भाभी कहती है कि ऐसी कोई चीज पकाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। भाभी का पति यानी जिसे झरना दादा कहती है वो भी वहीं पर बैठा था और वो ये सब देख रहा था और वो झरना के लिए ऑनलाइन एक कुकर प्रेशर ऑर्डर करता है। अगले दिन सुबह जब वो प्रेशर कुकर झरना को देता है तो झरना उसे पाकर बहुत खुश होती है और तभी डर के मारे झरना आंखें खोलकर उठ बैठती है। देखकर लग रहा था कि झरना बहुत ही डरी हुई है और सीन फिर से वर्तमान में लौट आता है। कनिष्क उससे पूछता है, क्यों डर रही हो, जरा खुलकर बताओगी? झरना तब चुप रहती है और उसे कुछ नहीं बताती। कनिष्क तब उसे एक नींद की गोली देकर कहता है कि ये दवाई खाकर सो जाओ। ये नींद की गोली खाकर सोने से सुबह बिल्कुल फ्रेश फील करोगी। वहीं सुबह अदिति मिनी के पास आकर कहती है कि कनिष्क उसे बाहर बुला रहा है। मिनी तब बाहर जाने लगती है और तभी अदिति उस पर अटैक कर देती है। दरअसल अदिति को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मिनी कनिष्क के आसपास रहे। इसके बाद सब वहां आकर मिनी को अदिति के चंगुल से छुड़ाते हैं। इसके बाद शाम को जब मिनी अपने कपड़े उठाने गई थी तब अदिति मिनी पर फिर से हमला करती है और कांच का एक टुकड़ा उसके पेट में घुसा देती है। कनिष्क तभी वहां आकर अदिति को रोकता है। इसके बाद हम जहांगीर को साथी के साथ वहां से भागने की योजना बनाते हुए देखते हैं। जहांगीर साथी से कहता है कि वो सब जान जाएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ से भागना होगा। इसलिए वो साथी से कहता है कि कल सुबह वो बस से यहाँ से भागेंगे। दरअसल जहांगीर के क्राइम को बीना शायद साबित नहीं कर पाई थी, इसलिए शायद उसे छोड़ना पड़ा था। रात को जब बीना विजय के साथ बात कर रही थी तब एक कांस्टेबल आकर उससे कहता है कि कोई विजय के लिए एक गिफ्ट दे गया है। वो उस गिफ्ट को खोलकर देखते हैं कि विजय के रुमाल पर साथी का कटा हुआ सिर रखा है, यानी किसी ने साथी को मारकर उसका सिर विजय के रुमाल के साथ विजय को भेजा है। अगले दिन सुबह कनिष्क साथी का बिना सिर का शरीर एक कमरे में ढूंढता है और दूसरी तरफ हम जहांगीर को वहां से भागने के लिए बस का टिकट खरीदते हुए देखते हैं और हमें वहां एक और आदमी भी दिखता है जो जहांगीर का पीछा कर रहा था। वो आदमी किसी को फोन करके कहता है कि पक्षी उड़ने की योजना बना रहा है। वहीं इधर बीना कनिष्क से मिलती है और बताती है कि इस पागल खाने का ट्रस्ट इसे बंद करवाना चाहता है। ये सुनकर कनिष्क कहता है कि ये कई लोगों का घर है, वो इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे, इसलिए वो बीना से जल्द ही हत्यारे को पकड़ने के लिए कहता है। तब बीना कहती है, हो सकता है कि उस दिन मिनी ने सच कहा हो, डॉक्टर बसु और साथी का शायद अफेयर चल रहा था, लेकिन डॉक्टर बसु की पत्नी के मरने से पूरा मामला गड़बड़ा गया। बीना कनिष्क से एक मदद मांगती है। वो कनिष्क से छंदा के हाथ या शरीर पर कांच से लगे कट के निशान हैं या नहीं ये देखने के लिए कहती है। कनिष्क कहता है कि वो उसे फोन करके बताएगा। इसके बाद हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं। झरना की भाभी अपने पति से कहती है कि वो 3 दिन के लिए बेंगलोर एक काम से जा रही है। दरअसल उसका पति घर पर ही रहता था क्योंकि वो घर से काम करता था, लेकिन भाभी को काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता था और उसका पति बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी इस तरह रातें बाहर गुजारे, इसलिए इस बात पर उनके बीच में झगड़ा भी होता था जिसे झरना भी देखती थी। अगले दिन भाभी काम के लिए बेंगलोर चली जाती है। झरना तब अकेले अपने दादा यानी भाभी के पति के साथ थी। रात को झरना पंखा साफ करते समय गिर गई थी और ये बात उसके दादा को पता चली तो उसने उसकी कमर पर मलहम लगा दिया।
झरना को इससे थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उसने उसे मना भी नहीं किया। झरना उनके बच्चे का ख्याल रखते रखते उसे बहुत प्यार करने लगी थी। अगले दिन उसके दादा उसे एक पायल तोहफे में देते हैं। वो खुद ही वो पायल झरना के पैरों में पहना देते हैं और तभी उनके बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। सीन फिर से वर्तमान में लौट आता है। रात को हम कनिष्क को ये सारी बातें एक टेप रिकॉर्डर में सुनते हुए देखते हैं। दरअसल जब उसने झरना को हिप्नोटाइज किया था तब झरना ने कुछ कहा था। कनिष्क ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। उसी समय मिनी कनिष्क के पास आती है और उससे कहती है कि झरना की आवाज कितनी प्यारी है ना, क्या उसके मिसकैरेज के बारे में कुछ पता चला? कनिष्क कहता है कि नहीं, अभी तक झरना पूरी बात याद नहीं कर पाई है। मिनी कनिष्क से कहती है, क्या मैं एक बात भरोसे से कह सकती हूँ? कनिष्क कहता है, हमेशा। मिनी कहती है, मैं जानती हूँ कि दोनों खून किसने किए हैं। कनिष्क पूछता है, किसने? मिनी कहती है, उसकी दोस्त रूमकी ने। कनिष्क को उस पर विश्वास नहीं होता और मिनी की गलत फहमियों को दूर करने के लिए कनिष्क पागल खाने का रजिस्टर मिनी को दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसमें रूमकी का नाम दिख रहा है? मिनी रजिस्टर देखकर कहती है, नहीं, इसमें रूमकी का नाम नहीं है। कनिष्क कहता है, देखो मिनी, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार करती है, तुम्हारे लिए चिंता करती है, तुम्हें बचाना चाहती है। उसे लगता है कि सब तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और वो अकेली तुम्हें बचाना चाहती है। और सबसे जरूरी बात, वो स्टोर रूम में रहती है। मिनी हाँ कहती है। कनिष्क कहता है, क्या स्टोर रूम में कोई रह सकता है? हमारे मन के अंदर एक स्टोर रूम होता है जिसके अंदर हम अपनी निराशा, दुख और अपने फ्यूचर सब कुछ बंद करके रखते हैं। और तुम्हारे मन का वो बंद दरवाजा खुल गया है और सारे दुख दर्द रूम की बनकर तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। इसके बाद मिनी फिर से उसी स्टोर रूम में जाती है। वो वहाँ रूमकी को देखकर कहती है, तू यहाँ नहीं है, तू मेरे मन का भ्रम है, तू प्लीज यहाँ से चली जा। रूमकी कहती है, देख, मैं तुझे छू रही हूँ, मैं तुझे धक्का दे रही हूँ, अगर मैं नहीं होती तो ये सब कौन करता? मिनी कहती है, तो रजिस्टर में तेरा नाम क्यों नहीं है? रूमकी कहती है, उन्होंने हटा दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो उनकी सारी गंदगी बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर फंसा कर रखा है। मिनी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है और वो तुझे भी मुझसे छीन रहे हैं। मिनी कहती है, कनिष्क ने कहा है कि मैं तुझे इमेजिन कर रही हूँ, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। रूमकी तब मिनी के होंठ पर काट कर कहती है, जाकर अपने नए डॉक्टर से पूछ, क्या ये खून भी मन का भ्रम है? मिनी तब अपने होठों पर हाथ लगाकर देखती है कि उसके होठों से खून निकल रहा है। मिनी तभी कनिष्क के पास जाकर पूछती है कि क्या मेरे होठों से खून निकल रहा है? कनिष्क कहता है, हाँ। मिनी कहती है, ये रूमकी ने किया है। कनिष्क कहता है, ये रूमकी ने नहीं, उसने खुद किया है, खुद ही अपने होठ पर काट कर खून निकाला है। कनिष्क ये करके भी दिखाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ कुछ लोगों को जहांगीर को खींचकर इस पागल खाने से बाहर निकालते हुए देखते हैं। कनिष्क उस आवाज को सुनकर तभी उनके पास जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उससे पहले वो बीना को भी फोन करके इस पागल खाने में आने के लिए कह देता है। वो लोग कनिष्क को धक्का देकर गिरा देते हैं और जहांगीर को गाड़ी में बैठाने लगते हैं। मिनी तब वहां पहुंचती है और उस पागल खाने में जो सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहा था उसकी बंदूक कनिष्क को लाकर देती है। दरअसल उन लोगों ने इस गार्ड को पकड़कर बांध रखा था। कनिष्क बंदूक लेकर उन पर गोली चलाता है और वो गोली उस आदमी के हाथ में लगती है और वो जहांगीर को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। मिनी तब कनिष्क को लेकर ऊपर चली जाती है और तभी झरना को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं और हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं। झरना जिसे दादा कहती थी, उसके साथ रिलेशन बनाने के बाद वो उससे पूछती है, क्या तुमने भाभी को डिवोर्स के बारे में बताया है? दादा कहता है कि वो घर पर रहती ही कितनी देर है कि बताऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं सब बता दूंगा, फिर तुझे शादी करके हम तीनों घूमने जाएंगे। दरअसल उसने झरना से कहा था कि वो उससे शादी करेगा, इसलिए झरना इतना आगे बढ़ी थी। लेकिन बाद में झरना सुनती है कि उसकी भाभी फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर झरना पूरी तरह से टूट जाती है और मौका मिलते ही वो दादा से पूछती है कि तुमने मुझसे शादी करने को कहा था, मैं तुम्हें और इस बच्चे को छोड़कर नहीं जी पाऊंगी। लेकिन दादा तब उसे भाव नहीं देता। अब एक दिन कमरे के बाहर खड़े होकर झरना सुनती है कि दादा भाभी से कह रहा है कि अब वो कहीं और एक घर लेकर शिफ्ट हो जाएंगे और एक दूसरी बच्चों की देखभाल करने वाली बेबी सिटर रखेंगे, क्योंकि इतनी जवान लड़की बच्चों की देखभाल के लिए रखी तो किसके साथ क्या करेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब वो झरना का यूज करके अब उसे काम से निकालना चाहता था। झरना इतना बड़ा धोखा सहन नहीं कर पाती और वो पागलों जैसी हो जाती है। वो तभी अपने दादा भाभी के बच्चे को लेती है और उसे उसी दादा के दिए हुए प्रेशर कुकर में डालकर गैस पर चढ़ा देती है और हम समझ जाते हैं कि इसीलिए झरना पागल हो गई थी। उसने जिसे प्यार किया था उसे अपने ही हाथों से मार डाला था।
अब सीन फिर से वर्तमान में लौट आता है। झरना ये पूरी बात कनिष्क को बताती है। कनिष्क उससे कहता है कि तुमने क्या किया है ये तो मुझे पता था, लेकिन कैसे किया है ये सुनकर थोड़ा घबरा गया था। झरना कहती है, विश्वास करो, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहती थी, मैं पागल हो गई थी। कनिष्क कहता है कि अब थोड़ा आराम कर लो। तब झरना कहती है, जहांगीर दा मुझे एक आदमी के घर ले गए थे। उस आदमी का नाम अशोक नाथ था। तब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। अचानक खून निकलना शुरू हो गया। इस पर उनके बीच में झगड़ा हो गया। तब अशोक नाथ ने किसी को फोन करके बताया और तभी मैंने ये नाम सुना था। कनिष्क पूछता है, क्या जहांगीर इससे पहले भी तुम्हें ऐसी जगह पर ले गया था? झरना कहती है, सिर्फ मुझे ही नहीं और कईयों को, सबसे ज्यादा छंदा को, जिसे हमने वेब सीरीज की शुरुआत में देखा था। उसने डॉक्टर बसु पर कांच के टुकड़े से हमला किया था। झरना ये भी कहती है कि ये डॉक्टर और नर्स तय करते थे कि कौन जाएगी और जहांगीर दा उसे वहां पर ले जाते थे। इसके बाद कनिष्क बीना से मिलने जाता है। बीना उससे पूछती है कि उस रात जो लोग जहांगीर को लेने आए थे, क्या कनिष्क ने उनसे कुछ सुना था? कनिष्क कहता है कि नहीं, लेकिन वो किसी के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहे थे और झरना ने कहा था कि अशोक नाथ नाम का एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है और उसी ने शायद डॉक्टर बसु और साथी को मारा है और कल रात जहांगीर को भी शायद वही मारने आए थे। तब बीना विजय को बुलाकर कहती है कि उसे अशोकनाथ की सारी जानकारी चाहिए। इसके बाद वो कनिष्क से कहती है कि कल रात जो लोग जहांगीर को मारने आए थे वो जहांगीर को वहां से ले जा रहे थे। चाहते तो वो उसे वहीं मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि वो कोई सीन बनाना नहीं चाहते थे और जिसने डॉक्टर बसु और साथी को मारा है उसके पैर और सिर काट दिए हैं और इस तरह की हत्या कोई स्वस्थ दिमाग का आदमी नहीं कर सकता। कनिष्क कहता है, इसका मतलब क्या मिनी ने ये किया है? बीना कहती है, नहीं, अदिति भी तो कर सकती है। वो कितनी वॉयलेंट है ये हमने देखा है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। अदिति की शादी एक लड़के से होती है। फिर 4 महीने गुजर जाते हैं। इसके बाद एक दिन अदिति अपने पति पर बहुत गुस्सा कर रही थी। उसका कहना था कि उसका पति उसे बेड पर सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अदिति इस बात पर बहुत चिल्ला रही थी। तब उसका पति उसे धीरे बात करने को कहता है क्योंकि उसकी माँ बगल के कमरे में सो रही है। लेकिन अदिति अपने पति पर चिल्लाए जा रही थी। तब उसका पति गुस्सा होकर कहता है, मैं कुछ भी करूं तुझे कुछ नहीं होता, अब बस लोगों को किराए पर लाना बाकी है। तब अदिति कहती है कि अपनी कमी मुझ पर मत थोपो और जिस आदमी को तुम किराए पर लाओगे मैं तुम्हारे सामने उसके साथ जोरदार संबंध बनाऊंगी। ये देखकर शायद तुम कुछ सीख पाओ। ये सुनकर उसका पति उसे एक थप्पड़ मार देता है। अदिति अपनी सेक्सुअल लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए एक दिन वो अपने पति को छत से धक्का देकर गिरा देती है और उसका पति मर जाता है। इसके बाद अदिति फिर से शादी करती है। रात को जब वो दोनों साथ थे तो उसका पति उसे आवाज निकालने से मना करता है। इसके बाद सुबह अदिति अपनी भाभी से बात कर रही थी। उसकी भाभी कहती है कि उनका बच्चा सो जाता है तब वो संबंध बनाते हैं। इसके बाद वो अदिति से पूछती है कि तुम लोग क्या करते हो, कोई आवाज क्यों नहीं आती? ये सब बातें अदिति अपने पति को बताती है। उसका पति कहता है, किसी अच्छे घर की लड़की इस तरह की बात नहीं कर सकती। तब अदिति कहती है कि क्यों, क्या किसी भले घर की पत्नी को कोई शारीरिक जरूरत नहीं हो सकती? तुम्हारी भाभियों को तो काफी शारीरिक जरूरतें हैं और तुम्हारे दादा उन्हें बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। ये सुनकर उसका पति कहता है, मेरा दादा तुम्हारा जेठ लगता है और उनके बारे में ऐसी गंदी बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। तब अदिति कहती है कि किस बात की गंदी बात? पति पत्नी बात कर रहे हैं, इसमें गंदी बात कहाँ से आ गई? उसका पति कहता है, दूसरों के संबंध के बारे में बात करना मुझे गंदी बात ही लगती है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन ये आधी मेंटल अदिति बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके सिर पर टीवी उठाकर मारती है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है और अदिति वहीं बैठ जाती है और फाइनली पूरी तरह से पागल हो जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में लौटता है। यहाँ कनिष्क बीना से कहता है कि यौन संबंध 2 लोगों के बीच होता है, 2 लोगों के लिए होता है। पुरुषों की तरह ही महिलाओं की भी शारीरिक जरूरतें होती हैं और उन्हें इस बारे में बोलने का हक है। जब तक समाज ये नहीं सीखेगा तब तक कुछ भी नहीं सुधरेगा। ये कहकर कनिष्क वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को मिनी कनिष्क के पास आकर कहती है, अगर ये खून मैंने किया भी है तो 2-2 खून किए, कुछ तो याद रहेगा। मैंने एक आदमी पर गोली चलते देखी, मैंने जॉय को भी मरते देखा है, लेकिन सिर्फ खड़े होकर देखा है, कुछ किया नहीं और वो मुझे याद है। दोस्तों,
यहाँ मिनी उसी सीन की बात कर रही है जिसे हमने पिछले सीजन में देखा था। कनिष्क कहता है कि तुमने रूमकी को देखा है और रूमकी तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारा ही एक हिस्सा है, और अगर तुमने कुछ किया भी है तो तुम बीमार हो, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मिनी कहती है मुझे हिप्नोटाइज करोगे तभी सारा सच जान पाओगे। तब कनिष्क मिनी को सम्मोहित करता है। दूसरी तरफ बीना जहांगीर से पूछताछ कर रही थी, तभी उसके बॉस का फोन आता है। बीना फोन को स्पीकर पर करती है। उसका बॉस पूछता है क्या जहांगीर ने कुछ बताया? बीना कहती है नहीं, लेकिन सब बता देगा। जहांगीर सारी बातें सुन रहा था। बीना के फोन रखने के बाद जहांगीर कहता है ये आवाज उसे जानी पहचानी लग रही है, उसने इससे 2 बार बात की है। इसी के कहने पर डॉक्टर बसु पागल खाने से लड़कियां भेजते थे और दूसरी तरफ मिनी सम्मोहित होकर अपने बचपन का सीन देखती है। मिनी कुर्सी की तरफ देखकर किसी से बात कर रही थी, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। मिनी तभी आंखें खोल लेती है। कनिष्क उससे पूछता है कि क्या देखा, उस पर बात करना चाहती हो? मिनी कहती है पिताजी के मरने के बाद भी मैं पिताजी को देख पाती थी, पिताजी से बात करती थी, लेकिन वहाँ पिताजी नहीं होते थे। कनिष्क उसे फिर से सम्मोहित करता है और इस बार मिनी देखती है कि वो बचपन में अपनी बहन मैक्स के साथ खेल रही है। तभी उसके पिताजी बालकनी में आकर वहाँ से कूदकर खुद को खत्म कर लेते हैं। दूसरी तरफ बीना अपने बॉस पर नजर रख रही होती है। जब उसका बॉस थाने से बाहर जाता है तो वो विजय को अपने बॉस का फोन देकर टैप करने को कहती है। वहीं उसका जाना पहचाना एक न्यूज रिपोर्टर था, उसे वो अपने बॉस का ईमेल अकाउंट हैक करने को कहती है। और इधर मिनी देखती है कि वो किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मिनी उससे कह रही है कि इस तरह का पेपर पहले किसी ने नहीं बनाया है, क्या इसके लिए उन्हें जेल से भागने में मदद करनी होगी? और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि मिनी जिसकी कल्पना करती थी उसी ने उसे गौरव, शफीक और कनाई को जेल से भागने में मदद करने को कहा था। मिनी की तब आंखें खुल जाती हैं और वो कनिष्क से कहती है कि उसने खुद को किसी से बात करते हुए देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो मानती है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वो उनसे बात करती थी, लेकिन इस बार वो किससे बात कर रही थी ये वो नहीं जानती। अब मिनी इससे रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो न्यूज रिपोर्टर बीना के बॉस का ईमेल अकाउंट हैक करवाता है और बीना के बॉस के ईमेल अकाउंट में वो झरना की तस्वीर देखता है और हम समझ जाते हैं कि ये यौन व्यापार का सरगना बीना का बॉस ही है। इधर मिनी सोच रही थी कि शायद उसी ने डॉक्टर बसु और नर्स को मारा है। इसके बाद विजय अपने बॉस के पास जाकर कहता है कि बीना को सब पता चल गया है कि आप पागल खाने की लड़कियों को बाहर निकलने का ऑर्डर देते हैं। तब उनका बॉस बीना के पास आकर कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि बीना को अब इस केस से हटाना होगा और अब से वो खुद ही इस केस को हैंडल करेगा। तब बीना कहती है आपकी गिरफ्तारी के बाद आप खुद इस केस को कैसे संभालेंगे? और तभी विजय अपने बॉस को अरेस्ट कर लेता है और एक केस सॉल्व हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बसु और साथी को किसने मारा है ये जानना अभी बाकी है। अब रात को कनिष्क अपना काम कर रहा था, तभी वो ध्यान देता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। वो दरवाजा खोलकर देखता है कि अदिति आई है। वो उसे कमरे के अंदर ले आता है। अदिति कहती है कि वो उसे एक कविता सुनाना चाहती है। कनिष्क कहता है ठीक है सुनाओ। अदिति कहती है मैं अकेली निकली हूँ तुम्हारे मिलन के लिए। कनिष्क ये कविता सुनकर उससे पूछता है कि उसने ये कविता कहाँ सुनी। अदिति कहती है जिस दिन डॉक्टर साहब का खून हुआ था मिनी ये कह रही थी। कनिष्क पूछता है मिनी और क्या कह रही थी? अदिति कहती है वो खिड़की पर बैठी थी और कनिष्क मिनी की रिकॉर्डिंग चलाकर सुनना शुरू करता है। कनिष्क ने मिनी की सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी थी। कनिष्क रिकॉर्डिंग में सुनता है कि मिनी कह रही थी कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। रात को रूम की हमेशा स्टोर रूम में आती थी और आकर उस लड़की की बेंच पर बैठती थी। उस दिन रूम की कह रही थी कि स्टोर रूम की ये बेंच बिल्कुल 12 नंबर बस की सीट की तरह हार्ड है। कनिष्क को ये सुनकर एक डाउट लगता है, इसलिए वो 12 नंबर की बस की सीट की जांच करने जाता है और वो देखता है कि सच में 12 नंबर की बस की सीट सख्त है। वो तभी मिनी के पास जाकर पूछता है क्या वो कभी 12 नंबर की बस में बैठी है? मिनी कहती है मैं तो कभी पागल खाने से बाहर ही नहीं निकली, 12 नंबर की बस में कैसे बैठूंगी? तब कनिष्क कहता है तो उसे कैसे पता चला कि 12 नंबर की बस की सीट हार्ड है? इसका मतलब है कि रूम की नाम की कोई सच में है और उसी ने डॉक्टर बसु और साथी को मारा है। और तभी हम रूमकी को देखते हैं जो शॉकिंगली वहां आकर कनिष्क को भी मार डालती है और मिनी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। इसके बाद रूमकी वहां से चली जाती है और सुबह पुलिस आकर मिनी को अरेस्ट कर लेती है। वो सबको बताती है कि खून रूमकी ने किए हैं, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मिनी को थाने ले जाते समय मिनी रूमकी को देखती है
इसके बाद सुब्रतो रूमकी को फोन करके कहता है, कल रात जेल का सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर गया था, इसलिए गेट खुलने में देरी हुई थी। तुम्हें निकलने में परेशानी तो नहीं हुई? रूमकी कहती है, नहीं। सुब्रतो कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्लान सफल हो गया है। रोज रात जेल से निकलकर पागल खाने जाना, मिनी की हेलुसिनेशन वाली दोस्त का इस्तेमाल करके उससे मिलना, डॉक्टर बसु और साथी को हटाकर मिनी को फंसाना। लेकिन एक ही गलती हो गई, डॉक्टर कनिष्क को मारना। रूमकी कहती है, मुझे पता है डॉक्टर बसु और साथी को मारना जस्टिफाइड था, लेकिन कनिष्क को मारना ठीक नहीं है। असल में मिनी ने कनाई को रूमकी से मिलवाने का लालच देकर उससे जॉय का खून करवाया था। उसके बाद उसने खुद ही कनाई का खून कर दिया था और जॉय के खून का इल्जाम सुब्रतो पर लगाकर उसे जेल भेज दिया था। 2 साल सुब्रतो ने जेल काटी थी। इसके बाद सबको पता चलता है कि जॉय को सुब्रतो ने नहीं मारा था। मिनी ने खुद ही कनाई से जॉय का खून करवाया था और उसने कनाई को जानबूझकर मारा था, क्योंकि वो जो कनाई को जेल से भागने में मदद कर रही थी वो कोई ना जान पाए, इसलिए मिनी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मिनी की मेंटल प्रॉब्लम को देखकर उसे जेल की जगह पागल खाने रखा गया था, जो सुब्रतो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने रूमकी के साथ प्लान बनाया कि मिनी को फंसाया जाए, ताकि मिनी जेल से कभी भी बाहर ना आ पाए। और रूमकी भी कनाई के खून का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने सुब्रतो की मदद की और यहीं पर यह वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये खतरनाक क्लाइमेक्स वाली स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।